हेलो एडिटीज़, बात करने वाले हैं हम अपने इस वीडियो में जो पिछला टर्मिनोलॉजी मैंने बोला था कि डिस्कस करेंगे। हम लोग आज उस टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि करके सारी टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो इस पूरे लाइट चैप्टर में आपको अट्रैक्ट करने को मिलेंगी या देखने को मिलेंगी। चूँकि ये टर्मिनोलॉजी पहले जाना जरूरी है, जिससे आपको पूरा का पूरा लाइट चैप्टर समझने में ज़रा आसानी होगी। तो आइए इस टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने कल देखा था डिफ्रैक्शन के बारे में, पिछले वीडियो में देखा था डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन कैसे काम करता है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूंगा और आज भी बाकी टर्मिनोलॉजी के बारे में आज हमें बात करेंगे, ताकि आप पूरे के पूरे अगला जो कॉन्सेप्ट है जब हम रे डायग्राम की बात करेंगे तो वो समझने में आपको आसानी हो। तो डिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि कोई एक रे है, अगर रे किसी एक शार्प पार्टिकल से टकराती है या इसको नैरो जगह मिलता है, नैरो पाथ मिलता है, तो नैरो पाथ जब मिलता है तो ये लाइट जब इससे क्रॉस करती है तो ये क्या होती है, बढ़ जाती है अलग अलग डायरेक्शन में। ये क्या कहलाता था, डिफ्रैक्शन कहलाता था, है ना। अलग अलग डायरेक्शन का बटने का मतलब क्या हुआ, ये आपका रे है, ये एक रे है, बीम में से कोई एक रे आ रही है। जब इसको कोई नैरो पाथ मिलता है या कोई पिन पॉइंट मिलता है, जब मैंने क्या किया था इस पेन के ऊपर कि अगर मैं लास्ट पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे एक लेज़र बीम को अगर मैं कैसे दिखा रहा था आपको, जब मैंने लेज़र बीम को फोकस किया था इसके ऊपर, तो क्या हो रहा था, ये लाइट आगे की तरफ से क्या होती थी, किनारों की साइड से क्या होती थी, मुड़ जाती थी, डिफ्रैक्ट हो जाती थी। यही प्रोसेस क्या कहलाता था, ये क्या कहलाता था, ये डिफ्रैक्शन कहलाता था। ये फिनोमिनन क्या कहलाता था, लाइट का ये फिनोमिनन क्या कहलाता था, इसको हम बोलते थे ये डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन है ना। इसको क्या बोले थे हम, डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन बोलते थे। लाइट की एक बीम आई, किसी शार्प पॉइंट से क्या हो रही है, अपने किनारों से ये क्या हो रही है, मुड़ जा रही है। ये फिनोमिनन क्या कहलाया, डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन कहलाया। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने एक आइडिया दिया था आपको प्लेन मिरर का लेके, कि रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि एक प्लेन मिरर होता था। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, एक प्लेन मिरर है आपका, और प्लेन मिरर को हम कैसे दिखाते थे, एक सिंगल सी लाइन, और पीछे क्या कर देते थे, एक पॉलिश कर देते थे, मेटालिक पॉलिश होता है, जिसकी वजह से ये सरफेस क्या हो जाता था, शाइनी और स्मूथ हो जाता था। शाइनी और स्मूथ होने से क्या होता था कि जब भी लाइट रे इस पर कोई इम्पैक्ट देती थी, अगर कोई लाइट की रे आती है इस पर, तो रे आने के बाद क्या होती है, बाउंस बैक कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। तो मान लेते हैं कि इस पर जो पड़ने वाली रे है वो कुछ इस प्रकार कुछ एंगल लेके आती है। जब कुछ एंगल लेके आती है तो इस रे को हम बोलते थे क्या, इंसिडेंट रे बोलते थे। क्या बोलते थे हम, इंसिडेंट रे बोलते थे। और इंसिडेंट रे को किससे दिखाते थे हम, आई से दिखाते थे। तो इसको लिख देते हैं हम इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है आपकी, इंसिडेंट रे है, जिसको हम आई बोलेंगे। अब ये चूंकि यहाँ से जब पड़ती है किसी शाइनी स्मूथ सरफेस से, तो यहाँ से क्या होती थी, वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या होगा, उसका एक एंगल अलग आएगा। अब ये एंगल कैसे डिसाइड होता था, तो इसके बारे में मैंने बात किया हुआ था कि ये एंगल कैसे डिसाइड होता था। ये एंगल डिसाइड होता था कि जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर हम क्या करते थे, एक नॉर्मल खींच देते थे। तो हमने एक नॉर्मल खींच दिया। नॉर्मल क्या होता था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। इस नॉर्मल को खींचने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो इंसिडेंट इसको जो इन कर रहा है उसको हम क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे। जो बाहर की तरफ निकल रहा है उसको क्या बोलते थे हम, रिफ्लेक्टेड रे। उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, उस पॉइंट से अगर 90 डिग्री का किसी प्लेन के साथ अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, उसको क्या बोलते थे हम, उसको क्या बोलते थे, यहाँ पे इसका टेंजेंट बोलते थे, या फिर इसको बोलेंगे क्या, इसी एंगल के साथ वो क्या बनाता था, एंगल को क्रिएट करता था। तो ये वाला एंगल आपको क्या कहते थे, इंसिडेंट एंगल बोलते थे, और ये वाला एंगल क्या कहलाता था, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता था। तो लाइट के रूल का जब हमने रूल पढ़ा था, तो उस रूल में मैंने बताया था कि एक रूल क्या था, जो पहला रूल था कि इंसिडेंट रे जो होगा वो हमेशा किसके, इंसिडेंट एंगल जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, है ना। यानी कि जिस एंगल से तुम्हारा लाइट रे आ रहा है और उसके नॉर्मल से जितना वो एंगल बना रहा होगा, ये इसका नॉर्मल है, ये क्या है, इसका नॉर्मल एक्सिस है। तो इस नॉर्मल से वो जितना एंगल बना रहा है, उसी एंगल के साथ वो रेज बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये जो रे बाहर की तरफ निकलती थी उस रे को हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते थे। और रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता था कि इंसिडेंट एंगल जो होता था, एंगल कैसे दिखाते हैं, इंसिडेंट एंगल हमेशा किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के। रूल नंबर 1। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यही रिफ्लेक्शन कहलाता है, रिफ्लेक्शन बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, RefLECTION, है ना, रिफ्लेक्शन बोलते थे। यानी कि कोई चीज़ यहाँ से आई, बाउंस बैक होके वापस चली गई। ये प्रोसेस, ये फिनोमिनन क्या कहलाया फिजिक्स का, ये रे का रिफ्लेक्शन प्रोसेस कहलाया। तो ये हो गया तो रिफ्लेक्शन।
अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। देखो रिफ्रैक्शन कब एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करते हैं बाकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो है अगला रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन थोड़ा सुनने में बड़ा सिमिलर लगता है, फेमिलियर लगता है, तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। रिफ्लेक्शन में आपने देखा कि कोई रे अगर आती है तो वो रे उस मिरर को या उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, पेनिट्रेट नहीं करती है, वो रे क्या करती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता था, रिफ्लेक्शन कहलाता था। जैसे आप क्या करते हो, किसी ग्लास में या किसी मिरर में जब आप किसी टॉर्च की लाइट को अगर दिखाने की कोशिश करते हो तो इस टॉर्च की लाइट से क्या होता है, लाइट वापस ट्रेवल करके वापस आपकी तरफ मुड़ जाती है ना। तो ये जो प्रोसेस था, लाइट जो मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद मतलब क्या है, इस मिरर के पीछे नहीं गई, इस मिरर के पीछे नहीं जा रही है, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, इस मिरर से टकरा कर लाइट क्या हो रही है, किसी और डायरेक्शन में चली जा रही है। तो ये वाला प्रोसेस क्या था, रिफ्लेक्शन का था। लेकिन जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में मैटर करता है मीडियम। मीडियम कहने का मतलब क्या है, ऑपेक मीडियम, ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट पास कर सके, लाइट ट्रेवल कर सके। जब हम किसी ऐसे दो मीडियम की बात करेंगे तो उस समय जो लाइट की प्रॉपर्टीज बाहर निकल के आएगी, वो प्रॉपर्टी किसके अंतर्गत आएगी, रिफ्रैक्शन में आएगी। तो आइए रिफ्रैक्शन को भी देखते हैं, थोड़ा इसको रब करने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला डिफ्रैक्शन था जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, इसको थोड़ा रहने देते हैं ताकि दोनों को मैं कंपेयर कर पाऊँ आपको रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक स्लैब ले लेते हैं, कोई ग्लास का स्लैब ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई ग्लास का स्लैब है ना। ये स्लैब किसका है, ग्लास का स्लैब है, लिख लेते हैं। स्लैब का मतलब टुकड़ा है, ग्लास का मतलब कांच, आपको पता है, ठीक है। अब हम काम करते हैं कि इस पर थोड़ा सा रे इंसिडेंट कराते हैं कोई, है ना। तो मान लेते हैं कि एक रे इसमें से निकल के आई, चलो भाई एक रे को गुजारते हैं। ये रे है, ये रे इस पे पड़ी, ये ग्लास है। चूंकि देखो मीडियम क्या है, ये वाला मीडियम क्या है, एयर मीडियम है। ये वाला मीडियम कौन सा है, ग्लास का मीडियम है ना। इसका मीडियम कौन सा है, ग्लास का मीडियम है। तो ये मीडियम 1 है, इसको बोल देते हैं M1 और इसको बोल देते हैं ग्लास की जगह पर M2, मीडियम 2। दो मीडियम हो गए। यानी कि यहाँ पर जब ग्लास लाइट ट्रेवल कर रहा है तो इसकी लाइट की स्पीड क्या हो रही है, कुछ और है, कितनी, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ है, इसलिए मैंने स्पीड का वहाँ डिस्कस किया था कि स्पीड क्यों जरूरी है। तो देखो होता क्या है, जब कोई रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है या इंटर करती है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम करने का क्या मतलब हुआ है, तो यहाँ दो टर्मिनोलॉजी आती है। एक टर्मिनोलॉजी आती है, इसको बोलते हैं रेयर और दूसरा बोलते हैं डेंसर। तो बात करते हैं कि रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, रेयर क्या होगा, रेयर वो होगा जिसके मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा दूर तक उस मैटर के होंगे। वो क्या किस कैटेगरी में आएंगे, रेयर कैटेगरी में आएंगे, जैसे एयर हो गया, गैसेज हो गए। और डेंसर में क्या होंगे, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होंगे। ये आपने केमिस्ट्री के चैप्टर में पिछले क्लासेज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रेयर के एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया एयर होता है। डेंसर के एग्जाम्पल में आप ऐसा कोई ऑपेक चीज़ ले लो, जैसे कि मैंने ये क्या लिया था, एक ग्लास का स्लैब लिया था। एक छोटा सा ग्लास का स्लैब का टुकड़ा है, ग्लास का ही छोटा टुकड़ा है, इसको स्लैब बोल देते हैं हम। तो ग्लास का एक छोटा मोटा टुकड़ा लिया हुआ, जिसमें से मैं लेजर को क्रॉस कराने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वाकई में आखिर कैसा फिनोमिनन हो रहा है अगर एक लाइट को हम इसमें से क्रॉस कराएंगे। तो लाइट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस पे ऊपर अप्लाई हो रही है और इसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, या कुछ चेंज, इसके फिनोमिनन में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डेंसर की बात करें तो यहाँ हमने ग्लास का स्लैब लिया हुआ है और यहाँ पे एयर लिया हुआ है। तो देखते हैं रेज आखिर कैसे फॉलो करता है पाथ को। तो ये आपको पता है, एक रेज लिया हुआ है मैंने, ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम को हम विरल बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम। और डेंसर को हम हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलते हैं भाई, डेंसर को हम हिंदी में बोलते हैं सघन, है ना। दो माध्यम है, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है, यानी कि एक रेयर है और एक डेंसर है। तो जब कोई लाइट रे जब आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसकी लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट अपना स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। स्पीड के ऊपर तो वैसे भी डिपेंडेंट रहता है। तो स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहाँ पर, तो अप्रॉक्स एयर में। वैसे तो ये वैक्यूम की स्पीड है। ग्लास की जब बात करते हैं तो ग्लास में जो लाइट की स्पीड आती है, ग्लास में लाइट की स्पीड आपकी घट कर कितनी हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ग्लास में लाइट की स्पीड जो होती है वो घट के क्या हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी वजह से क्या होता है, जब लाइट की स्पीड घट गई तो वो अपना पाथ, जो पाथ उसको ट्रेवल करना चाहिए था, तो कौन सा पाथ ट्रेवल करना चाहिए था, आइए देखते हैं। इस स्केल की मदद से जरा मैं आपको एक्चुअल रे डायग्राम इसका बना के दिखाना चाहता हूं, है ना। तो ये इस पाथ को, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करूं तो इस पाथ को क्या ट्रेवल करना चाहिए, ये पाथ इसको ट्रेवल करना चाहिए, है ना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा मैं आगे खींच देता हूं ताकि ये देखने में जरा रे सही का बने। ये वाला पाथ इसको क्या करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन वास्तव में फिनोमेनॉन क्या होता है कि जैसे ही लाइट आपको इंटर करता है, लाइट इंटर करने के साथ ही क्या होता है, बेंड कर जाता है। लाइट क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। और ये बेंड कहां तक करेगा, कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा। ये मान लीजिए कुछ ऐसा बेंड कर गया। लाइट जैसे ही आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करने इंटर करता है, वैसे ही लाइट क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। तो आपको पता है ये प्लेन है, इस प्लेन सरफेस पर कोई लाइट टकरा रहा है तो इसका नॉर्मल हम एक बना लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि इंसिडेंट रे कौन सा होगा और उसका दूसरा रे कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होगा। तो इस नॉर्मल के 90 डिग्री के ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक नॉर्मल खींच देते हैं भाई। चलो एक नॉर्मल खींच दिया। तो आपको पता है कि नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल कहलाता है ना। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, लाइट इन हो रहा है, लाइट इन हो रहा है, तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया। अब बात करते हैं ये लाइट निकल कर रहा है। जैसे ही ये लाइट एंटर किया एक मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यानी कि एयर से ग्लास स्लैब में जैसे ही एंटर करता है, लाइट क्या होती है, हल्की तरह बेंड हो जाती है ना। लाइट बेंड हो गई। अब बेंड हो गई तो भाई कहां से निकलेगी, बेंड होने के बाद ये कहां से निकलना चालू कर रही है, बेंड होने के बाद ये यहां से निकलना चालू करती है ना। बेंड होने के बाद ये यहां से निकल गई। और यहां से कैसे निकलेगी, ठीक इसी लाइन के पैरेलल निकलेगी। ये आपको नोटिस रखना है, ध्यान रखना है हमेशा। ये लाइन निकलेगी कहां से, इसी लाइन के ठीक पैरेलल निकलेगी। ये लाइन निकल गई, आपकी रेज निकल गई। ये रे आपकी कौन सी रे होगी, ये वाली रे कौन सी होगी। तो इसका भी एक नॉर्मल खींच लेते हैं। आइए, ये प्लेन है, इस प्लेन के क्रॉस निकल रहा है, तो इसका भी एक नॉर्मल खींचते हैं हम। तो इसका नॉर्मल खींचते हैं, तो नॉर्मल हमने क्या देखा, ये नॉर्मल बना। इस नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल आपका कौन सा कहलाएगा, तो ये एंगल पता है, ये एंगल आपका कौन सा बन गया, रिफ्लेक्टेड एंगल बन गया, आर जिसको बोलते थे। देखो ये लाइट की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लाइट की प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये बराबर होगा किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। एंगल को कुछ ऐसे दिखाते हैं एल की तरह से, ठीक है। इसको यही लिख देते हैं ताकि आसानी हो आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर, यानी कि जिस एंगल से एंटर कर रहा है उसी एंगल से वो बाहर भी निकल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, इसको पाथ फॉलो करना था ये वाला, इसको पाथ फॉलो करना था कौन सा, ये वाला पाथ फॉलो करना था। लेकिन ये पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है। तो लाइट की ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिफ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है। यानी कि लाइट जैसे ही एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, वैसे ही लाइट अपना पाथ को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, पाथ में वेरिएशन ला देती है। और यही वेरिएशन लाइट की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, इसको आप देख लो कितना चेंज हो रहा है। इसको नीचे की तरफ ले जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि वेरिएशन कितना हो रहा है। ये एंगल का वेरिएशन आएगा इसमें, ये एंगल इसमें चेंज हो जा रहा है। इसको अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था किसका, रिफ्रैक्शन का। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है और रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है। रिफ्लेक्शन में ओवरऑल जो रे है आपका वो बाउंस बैक कर जा रहा है, ठीक है, किसी एंगल के साथ। ऐसा नहीं है कि सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो केवल वो क्या करती है, अपना पाथ को चेंज करती है, एंगल में वेरिएशन ले आती है, बस और कुछ नहीं होता है। लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। और यही वजह है जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई देता है, इसी वजह से आपको रेनबो दिखाई पड़ता है, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आखिर रेनबो क्रिएट कैसे होता है। लाइट अगर अपने जैसे कि आप क्या करते हो, एक एग्जाम्पल छोटा सा लीजिएगा आप, मैं आपको देता हूँ डू इट योरसेल्फ करने के लिए। आप एक ग्लास लीजिएगा, ग्लास कौन सा, कांच का ग्लास लीजिएगा। उस कांच के ग्लास में पानी डाल दीजिएगा,
ठीक है। उस कांच के ग्लास में आधा ग्लास से थोड़ा ऊपर यानी कि उसको 80% तक आप पानी से भर दीजिएगा और उसमें आप एक पेन डालने की कोशिश करिएगा या पेंसिल डालने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आप ऑब्जर्व करिएगा, आपको कुछ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा कि मान लो कि ये ग्लास है, इस ग्लास में जब आप पानी भर दोगे और जैसे आप पेंसिल डालोगे तो पेंसिल कैसा होगा, पेंसिल मान लो कि एक सीधा होगा, कुछ ऐसा होना चाहिए वास्तव में। पेंसिल अगर आप खाली ग्लास में डालो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें पानी भर दोगे, जैसे ही एक कंडीशन ये ले लेते हैं खाली वाला, ठीक है, एक कंडीशन और बना देते हैं जिसमें आप पानी डालते हो। कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, अगर आपको इसको प्रैक्टिकल को देखना हो तो आप बताइएगा, मैं आपको इसको दिखा भी दूंगा। तो क्या होगा कि जैसे वैसे तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, पानी के ऊपर वाला हिस्सा तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन अंदर वाला हिस्सा क्या होगा, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, आपको बेंड दिखाई देगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। ये रीजन किसका था, लाइट का, रिफ्रैक्शन का रीजन था, अपवर्तन का रूल था, ठीक है। अपवर्तन के नियम के हिसाब से क्या होगा, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या कर देती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, और यही फिनोमिनॉन, यही घटना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है ना। When light enters in the rare medium to denser medium, the light ray path becomes differ. So this phenomenon is called refraction. समझ में आ गया आपको कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्शन की बात कब होगी, रिफ्रैक्शन की बात कब होगी। रिफ्लेक्शन की बात तब होगी जब आपको अपना चेहरा देखना हो, या आपके लाइट बीम को क्रॉस करानी हो, या आपको सूरज की रोशनी को क्या करना हो, रिफ्लेक्ट करना हो कहीं और, तो वहाँ किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर उसमें ब्रल दिखाना हो, थोड़ा सा बेंडिंग दिखाना हो, लाइट में, लाइट के रेज में थोड़ा बेंड करना हो, आपको लाइट को थोड़ा सा मोड़ देना हो, तो हम क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से फिनोमिनन का, रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आप समझ गए हैं, रेयर का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, डेंसर का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि आखिर ये दोनों मीडियम किसको कहते हैं। ग्लास का स्लैब क्या होता है ये भी आपको मैंने दिखा दिया है ना। एक लाइट कैसे ट्रेवल करता है उसको मैं आपको लेजर शो से दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको यहाँ देखने को मिल गया होगा। दूसरा, अब हम बात करते हैं स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं कि स्कैटरिंग किसको बोलते हैं। तो आइए जरा इसको अब रब कर देते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, हम स्कैटरिंग की बात करते हैं। आखिर स्कैटर किसको बोलेंगे, स्कैटर कोई चीज कब होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है, वैसे इसका शुद्ध भाषा में अगर बात किया जाए, देखो कभी कभी ऐसा नहीं है कि हिंदी बहुत टफ चीज़ें हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा बहुत हिंदी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हिंदी जानेंगे तो वो चीज़ें उनके लिए समझना आसान होगी। क्योंकि देखो हम भारत देश में रहते हैं, और भारत देश में लैंग्वेज जो हमारी है, समाज की हमारी जो लैंग्वेज है, वो दोनों मिक्स है, हिंग्रेजी जिसको बोल देते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स। आपको ये बातें पता होंगी तो आपको टर्मिनोलॉजी समझने में आसानी होगी। स्कैटर का मतलब होता है छितराना, फैलना, है ना, छितराना। ये तो नाम टर्म सबने सुना होगा, चाहे वो इंग्लिश वाले हों चाहे हिंदी वाले हों। स्कैटर का मतलब छितराना। छितराना क्या होता है भाई, कि मान लो कि कोई एक प्लेन सरफेस है, प्लेन क्या है, सरफेस है। इस प्लेन सरफेस से अगर कोई लाइट बाहर की तरफ निकलती है ना, अगर इस प्लेन सरफेस से कोई लाइट अगर बाहर की तरफ निकलती है तो वो क्या होनी चाहिए, फैल जानी चाहिए। तो हम प्लेन सरफेस की बात ही नहीं करेंगे, हम स्कैटर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिस पे होता है उसकी बात करते हैं। तो उसको हम लेते हैं एक वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, ठीक है। कोई ड्रॉपलर ले लो या कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस प्रकार का है, शेप में है, गोल शेप में है, या कोई भी एक पार्टिकल है। तो होता क्या है, जब लाइट आपका ट्रेवल करता है, लाइट जब इससे टकराता है, तो टकराने के बाद इसके शेप के अकॉर्डिंग या लाइट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लाइट क्या होता है, इधर से गया, टकराया, इधर चला गया। कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, एक्चुअली नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि लाइट का 100% जो रेज होता है वो एक पॉइंट से टकराए तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है, नहीं। लाइट का कुछ हिस्सा इधर आता है, कुछ हिस्सा इधर चला जाता है, कुछ हिस्सा इधर छिटक के आ जाता है, कुछ हिस्सा इधर छिटक के आ जाता है, कुछ हिस्सा इधर छिटक के निकल गया, कुछ हिस्सा इधर छिटक के निकल गया। तो लाइट का और कुछ हिस्सा इसको पेनिट्रेट भी कर जाता है, कुछ हिस्सा इधर से पेनिट्रेट कर गया। तो इस प्रकार जब लाइट की एक रेज कई अलग अलग रेज में बढ़ जाती है तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है किसका, स्कैटरिंग का, प्रकीर्णन का, है ना। रेनबो को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, है ना। लाइट से जब कोई वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर जब कोई रेज बढ़ती है तो रेज क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। स्कैटर होने की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन बन जाता है।
रिफ्लेक्शन कर रहा है, ये स्कैटर होने की वजह से क्या होता है, रेनबो क्रिएट हो जाता है। अब वो ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ के किसका रूप ले लेते हैं, रिफ्रैक्शन का रूप ले लेते हैं। ये दोनों टर्मिनोलॉजी सब मिक्स होकर बनता है। तो मेन फोकस क्या है रेनबो बनाने का, स्कैटरिंग का है। स्कैटर की वजह से ही क्या हो रहा है, लाइट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो पूछा जाएगा कि रेनबो का फिनोमेनन किसकी वजह से होता है, तो लाइट के स्कैटरिंग का इफेक्ट है रेनबो का बनना। इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं है स्कैटरिंग तो आप जाएंगे रिफ्रैक्शन पे, ठीक है, जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है। तो ये वाला फंडा कहलाता है किसका, स्कैटरिंग का, कि कोई एक लाइट रेज आई, लाइट रेज आने के बाद वो किसी पार्टिकल से टकराती है, तो टकराने के बाद उसके कई हिस्से हो जाते हैं, कई टुकड़ों में वो बढ़ जाता है। तो ये फिनोमेनन क्या कहलाता है फिजिक्स में, लाइट में क्या कहते हैं उसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, देखो वेवलेंथ के बारे में मैंने बता दिया है कि हम वेवलेंथ के बारे में क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइट क्या है, एक वेव है, और वेव का कुछ एक टर्मिनोलॉजी होगी। लाइट किस फॉर्म में आता है, वेव के फॉर्म में आता है। जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने लाइट के बारे में, वेव के बारे में क्या बताया हुआ है, ठीक है। तो आइए वेवलेंथ को समझने की कोशिश करते हैं कि वेवलेंथ कैसा होता है। तो देखो आपको पता है कि जो वेवलेंथ है वो कुछ कैसा होता है, मैंने बताया था ये एक मान लो कोई एक सिग्नल है, कोई एक वेव है, तो उसको हम क्या करते हैं XY प्लेन पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसको XY प्लेन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये प्लेन हमारा Y प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है हमारा X प्लेन है, हाँ कुछ ऐसा मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस टर्म को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब कुछ नहीं, जिसको पता करना हो वो पिछला वीडियो अपना देख लेगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको बोल देते हैं हम टाइम का ग्राफ या फिर वेलोसिटी का ग्राफ, है ना। किस स्पीड से जा रहा है, कितने समय में जा रहा है, उसको हमको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना, हमें जानना है कि मेन वेवलेंथ होता क्या है। देखो कोई एक वेव फॉर्म क्रिएट होता है, तो वेव फॉर्म में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, इसको हमको जानना जरूरी होता है। ये वाला जो टर्म होता है, स्टार्टिंग होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन बोलते हैं, है ना। इसको ओरिजिन बोलते हैं, वो क्या जहाँ से शुरू होता है। देखो वेव फॉर्म में, वेवलेंथ में जो वेव फॉर्म होता है, इस वेव फॉर्म का जो ऊपर वाला जो टर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, CREST, क्रिस्ट। हिंदी वालों के लिए इसको बोला जाता है श्रिंग। क्या बोला जाता है, श्रिंग बोला जाता है। और देखो यही टर्मिनोलॉजी जब नीचे की तरफ आ जाती है, जब नीचे जब आ जाता है ये चीज़, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रॉफ बोलते हैं। ट्रॉफ बोलेंगे, देखो ट्रॉफ की स्पेलिंग आपको याद रखना है TROUGH, जिसको ट्रॉफ मत पढ़ देना, ये ट्रॉफ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, हम ट्रॉफ बोलते हैं। और ट्रॉफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको गर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गर्त। अरे गर्त मतलब खाई। आप जो विलेज बैकग्राउंड से होंगे उनको पता है गर्त क्या होता है। एक्चुअली में ये एक नाद की तरह होता है। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, एक नाद। नाद देखिए हो आप, जिसमें पशु वगैरह, भैंस, गाय भैंस बकरियों को जिसमें खाना दिया जाता है, वो कैसा होता है, टोकरी कुछ इस तरह का होता है। देखो सेम साइज दिख रहा है, तो ये इसको नाद टाइप का बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रॉफ बोला जाता है, ट्रॉफ बोला जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा क्रिस्ट कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ट्रॉफ कहलाता है किसी वेव फॉर्म का। तो देखो जब वेवलेंथ को डिफाइन करना होता है, तो कोई भी दो सक्सेसिव क्रिस्ट का, दो सक्सेसिव क्रिस्ट, एक क्रिस्ट ये हो गया, एक क्रिस्ट ये हो गया, दो सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, हमारा वेवलेंथ कहलाता है। वही क्या कहलाता है, हमारा वेवलेंथ कहलाता है। दो सक्सेसिव क्रिस्ट की बात कर रहा हूँ, एक क्रिस्ट ये हुआ पहला, दूसरा ये। सक्सेसिव का मतलब जो लगातार है, एक के बाद एक है। तो इसके बाद पहला कौन सा, ये पहला क्रिस्ट है, ये हमारा दूसरा क्रिस्ट है। तो दो सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच का जो लेंथ होगा, जो दूरी होगा, वही क्या कहलाएगा, ये क्या है, ये लेंथ है, LENGTH लेंथ है। लेंथ का मतलब क्या हुआ, एक दूरी है, कोई दूरी। आखिर हम किसी चीज़ का किस में मेजर करेंगे, हम दूरी किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो ये लेंथ है, किसका लेंथ है, तो वेव का लेंथ है। इसलिए दोनों को मिलाकर क्या बोल दिया गया, ये वेव लेंथ है, वेव की लेंथ है। और इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि आपको पता है लेंथ के साथ यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो लेंथ होता है वही क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में एक कितना आएगा, एक ट्रॉफ आएगा आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है, ओवर ऑफ वेवलेंथ कहलाती है। और वेवलेंथ चूँकि
अलग अलग इसमें बात आती है कि वेवलेंथ, आखिर हम लाइट में वेवलेंथ की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइट का भी एक अपना वेव है, तो वेव है तो उसका एक वेवलेंथ होगा। वो वेवलेंथ कौन सा होता है, विजुअल वेवलेंथ क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होता है, बाकी सारे जो रेज होते हैं वो कैसे होते हैं, उन सब के बारे में हम किसी और चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट देना था कि वेवलेंथ होता क्या, हम वेवलेंथ के बारे में क्यों बात करेंगे। तो देखो वेवलेंथ क्या है, एक वेव है, लाइट क्योंकि एक वेव के फॉर्म में आती है, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। अब देखो होता क्या है, एक्चुअली मुझे बताने का इसका पर्पस क्या था कि आखिर मैंने आपको वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्यों दिया है। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए दिया है कि ताकि आपको जो मैं अगला टॉपिक बताने जाऊँ उसके बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाए, क्लियर हो जाओ आप। ठीक है, तो देखो एक चीज़, एक पॉइंट और जानना ज़रूरी है, जो पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहीं डिस्कस सोच रहा हूँ, बता दूँ, इसको बढ़ा देता हूँ यहीं पे। एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम लाइट के रिफ्लेक्शन के वगैरह के बारे में सब कुछ जान रहे हैं, तो इस पॉइंट को क्यों छोड़ा जाए, इस पॉइंट को भी देख लिया जाए। तो स्नेल्स लॉ के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि स्नेल्स लॉ होता क्या है। देखो स्नेल्स लॉ की जब बात करें तो कोई एक सरफेस है, मीडियम बोल देते हैं, ये हमारा मीडियम 1 है, इसको क्या बोलेंगे, मीडियम 1, और इसको बोल देते हैं मीडियम 2। क्या बोल देते हैं, मीडियम 2 बोल देते हैं। मीडियम 1 बोल दिया, मीडियम 2 बोल दिया। तो देखो होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो मान लेते हैं जो मीडियम 1 है वो हमारा एयर है और मीडियम 2 जो है वो हमारा ग्लास है, मान लिया भाई। तो लाइट की रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइट की रेज क्या होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, मैंने बताया हुआ था, जब लाइट एयर से ग्लास मीडियम में जा रही है, जैसा मैंने स्लैब का एग्जांपल लिया था, तो क्या हम लोगों ने देखा था कि इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से ये क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है, और बेंड होने की वजह से ये किधर चला जा रहा है, हल्का सा रिफ्रैक्ट हो जा रहा है, हल्का सा क्या हो जा रहा था, रिफ्रैक्ट हो जा रहा था। यानी कि ये वाला जो था ये आपका इंसिडेंट रेज था, और ये वाला आपका क्या हो गया, ये वाला आपका हो गया कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे। और आपको पता है इन्हीं के बीच में से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। अगर हमको इसका एंगल निकालना हो तो हम क्या करते थे, एक नॉर्मल खींच देते थे। तो चलो भाई एक नॉर्मल यहाँ पर भी खींच देते हैं, ये लो नॉर्मल हमने खींच दिया, नॉर्मल खींच दिया। तो ये वाला जो एंगल कहलाता था, आपको पता है नॉर्मल से जो रे एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। यानी ये था आई, ये क्या था, इंसिडेंट एंगल था, और इसी नॉर्मल से जो रिफ्लेक्ट हुआ एंगल बताएगा वो उसको क्या बोलेंगे, हम रिफ्लेक्ट एंगल बोलेंगे। यानी कि इसको आर से दिखाते थे हम, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। यानी कि ये जो हो रहा था एंगल आपतित किरण की थी और ये परावर्तित किरण की थी। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए दोनों में। तो जहाँ पे गिरा वो इंसिडेंट एंगल आपतन कोण हो गया, जहाँ से निकला वो परावर्तन कोण हो गया। देखो वास्तव में होना क्या चाहिए था, इस रेज को सीधा निकलना चाहिए था, कब, जब मीडियम सेम हो। अगर दोनों मीडियम एयर है तो क्या होना चाहिए था, इस रेंज को सीधा क्रॉस कर जाना चाहिए था। लेकिन क्या था कि मीडियम चेंज हो गया, और मैंने बताया था मीडियम चेंज होने की वजह का, लाइट का बेंड होने की वजह क्या थी, रिफ्रैक्शन की वजह क्या थी, वेलोसिटी में चेंज आना, लाइट के वेलोसिटी में चेंज आना, लाइट के स्पीड में चेंज आ जाना। इस जगह पे जब लाइट ट्रेवल कर रहा था तो इस यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी आ रही थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ही वो ग्लास में ट्रेवल कर रहा था उसकी स्पीड कितनी जा रही थी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मैंने पिछले समझा दिया आपको। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, लाइट डिफ्रैक्ट हो जा रही थी। तो डिफ्रैक्ट होने की वजह से जो एंगल बन रहा था, उस डिफ्रैक्ट होने की वजह से ये जो एंगल बन रहा था, इस एंगल को हम बोलते थे एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से दिखा देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। लिख देते हैं, आपको आसानी होगी, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि कितना ये स्लाइटली मूव किया, इसको जाना किस एंगल पे था और कितना एंगल ये कर्व कर गया, मूव कर गया। और नॉर्मल से चूंकि ये एंगल बना रहा है, रेज बना रहा है, तो ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सा हो गया, इंसिडेंट रे। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं कि अगर इसको हम साइनोसॉइडल के टर्म में लें, अगर एक वेव फॉर्म के मान के, और वेव हमने कैसा देखा था, वेव कैसा था हमारा, कुछ ऐसा था, और इस वेव को हम क्या बोलते हैं, साइन वेव बोलते हैं। कौन सा वेव बोलते हैं, साइन वेव बोलते हैं। तो ये एंगल भी किस वेव के अंतर्गत आएगा, साइन वेव का एंगल बनाएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर इस मीडियम को हम क्या बोल दें, इस मीडियम को अगर हम n1 बोलें और इस मीडियम को n2 बोलें, ठीक है, तो यहाँ से बनने वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, साइन आई, इंसिडेंट ऑफ साइन आई, और इस एंगल को बोल देते हैं इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साइन।
एंगल साइन आर। तो इन दोनों का जो रेशियो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, उन्होंने बोला कि n1/n2 जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, साइन आई इजकल टू साइन आर, साइन आई इजकल टू साइन आर। चूंकि आपको पता है इंसिडेंट एंगल हमेशा किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो डेरिवेशन आ गया। तो ओवरऑल ये क्या है, एक कांस्टेंट बन के निकला है। इसको अलग से लिख देते हैं कलर से, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। साइन आई अपॉन साइन आर, इस टर्मिनोलॉजी को ही क्या बोला गया, इस टर्मिनोलॉजी को ही बोला गया स्नेल्स लॉ। क्यों बोला गया, तो भाई स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिराइव कर दिया। तो इसी से डेरिवेशन से क्या निकल के आता है, इसी डेरिवेशन से एक इक्वेशन निकल के आ जाता है, और वो इक्वेशन निकल के आता है आपको n1 साइन आर इजकल टू n2 साइन आई। ये इक्वेशन कहलाता है आपका स्नेल्स लॉ इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, आपका स्नेल्स लॉ इक्वेशन कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। इंसिडेंट एंगल आया, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट साइन आई का एंगल बनाया, वापस निकला तो साइन आर का एंगल बनाया। दोनों का जब हमने रेशियो लिया और दोनों मीडियम के रेशियो के बराबर आ गया। ठीक है, ये क्या कहलाया आपका, ये स्नेल्स लॉ कहलाया। अब देखो स्नेल्स लॉ में एक चीज़ और आता है कि आखिर सर हम कैसे बताएंगे कि ये चीज़ कितना बेंड किया है। आखिर इसने एंगल बेंड किया तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे हमको पता चलेगा कि ये चीज़ इतना बेंड करेगा। तो वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो एक मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इधर से मैं थोड़ा सा इसको मैं, या अब इसके बारे में तो बात हो गई है तो इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये है स्नेल्स लॉ, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लेगा। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहीं पे आप समझ लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि किसी भी एंगल का कैसे निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, हिंदी में इसकी बात किया जाए तो इसको बोलते हैं हम अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। आपने देखा था कि आखिर एंगल किसी भी, कोई भी रे बेंड क्यों हो रहा था, किसी भी रे का बेंड होने का मेन कारण क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। रे को बेंड होने का मेन कारण क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट की स्पीड क्या हो रही थी, वेरी कर रही थी। वैक्यूम में उसकी कुछ और हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो ग्लास मीडियम में या वाटर मीडियम में या किसी और भी दूसरे मीडियम से, एक्सेप्ट देन एयर और वैक्यूम, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा था, वैसे ही ये क्या हो रहा था, उसमें थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से वो लाइन कर्व हो जा रहा था। ये कारण क्या था, आखिर ऐसा क्या हो रहा था। चूंकि वो डेंसर मटेरियल है, एक रेयर मीडियम से वो क्या कर रहा है, डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो वो जो रीजन निकल के आता था वो आखिर वो जो रेशियो बन के आता था, वो रेशियो आखिर जब उसके हम निकालने की बात करें कि अगर आपका रेशियो मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम दिखाते हैं किससे, एन से दिखाते हैं। तो ये क्या बन रहा था, ये किसका किसका रेशियो बन रहा था, ये दो चीज़ों का रेशियो बन रहा था। लाइट की स्पीड किस में, लाइट स्पीड इन वैक्यूम या एयर, आपको पता है दोनों, वैक्यूम ही लिखिए ज़्यादा बेटर होगा। लाइट स्पीड इन वैक्यूम या मीडियम 1, या इसको मीडियम 1 कर दो, जो n1 मैंने बोला था, और लाइट स्पीड इन मीडियम 2, मीडियम 2 जिसको मैंने n2 बोला था, या लिख देता हूँ मीडियम 2। अब मीडियम 2 कुछ भी हो सकता था, इसको मैंने n2 बोला हुआ था। ये क्या था आपका, ये आपका निकल के आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, ये बताता है कि लाइट कितना बेंड करेगा, किस रेशियो से बेंड करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। तो देखो लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम की बात करें तो आप, अगर मैं बात करूं कि सर आप एयर का निकाल के बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था क्या, कि लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में भी कितनी होती है, लगभग उतनी ही होती है, लगभग उतनी ही होती है, यानी कि 2.99 करके कुछ होती है मीटर पर सेकंड से यूनिट कट गया। आपको पता है ये लगभग अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है एयर का? हमेशा 1 होता है। इसी प्रकार आप कांच का भी निकाल सकते हैं, ग्लास का भी निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। आप प्रिज्म का निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। आप क्या कहते हैं इसका भी निकाल सकते हैं, किसका, डायमंड का भी निकाल सकते हैं। ऐसा हर एक ऑपेक मटेरियल जिससे लाइट क्रॉस कर सके, आप उन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। किससे? ये बस आपको पता होना चाहिए कि लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती होगी इसकी। ठीक है एनिटीज, आइए अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक जो छोटा हुआ है उसको बोलते हैं TIR। TIR क्या है? इसका नाम आपने सुना होगा। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं, इसका पूरा फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हिंदी में अगर बोले तो इसको क्या बोलेंगे हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देख लेना भाई, हर सही दीर्घई हिंदी वाले थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आखिर क्या होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? आखिर इसका यूज़ क्या है हमारे लाइट के चैप्टर में? तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। देखो, आपको पता है, पता क्या है मैं बता ही रहा हूँ आपको, है ना। ये मान लेते हैं एक कोई प्लेन सरफेस है या कोई एक मीडियम है, उसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में। बोल देते हैं ये वाला मीडियम N1 है, ये वाला मीडियम N2 है ना। यानी कि इसको हम बोल देते हैं ये वाला मीडियम थोड़ा रेयर है ना, और ये वाला थोड़ा डेंसर है। मान के चलते हैं एनालिसिस करने के लिए, ये वाला मीडियम को हम रेयर बोल दिया, N1 को रेयर बोल दिया और N2 को हमने डेंसर बोल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक लाइट को क्या करना चाह रहे हैं? क्रॉस कराना चाह रहे हैं। तो आपने वीडियो में देखा होगा, जब मैंने एनिमेशन में आपको दिखाया कि लाइट जब, मान लीजिए मैंने एक लाइट को ट्रैवल कराया, चलो लाइट को ट्रैवल कराते हैं भाई। लाइट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, गई, है ना। जाने के बाद आपको पता है डेंसर मीडियम है, उसके बाद ये रेयर मीडियम है। ये क्या होगा? हल्का सा बेंड होगा। हल्का सा बेंड होगा मतलब ये कुछ इधर की तरफ ऐसे बढ़ के निकल जाएगा। निकलेगा? निकलेगा ना भाई। अब इसका नॉर्मल भी खींच लेते हैं भाई हम। मान लेते हैं इसका नॉर्मल ये रहा, ये नॉर्मल है। यहाँ से क्या हुआ? लाइट बेंड किया, गया कैसे? ऐसे गया। निकला कैसे? ऐसे निकला। तो देखो, ये मीडियम था, ये इसका नॉर्मल है। बोलता है, स्नेल्स लॉ ने बोला था क्या? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्नेल्स लॉ ने बोल दिया भैया। स्नेल्स लॉ ने पहले ही बता दिया कि ये वाला जब एंगल आपका क्या था, ये वाला इंसिडेंट एंगल था, ये वाला आपका क्या था, ये वाला आपका रिफ्लेक्टेड एंगल था। अभी क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है? कुछ एंगल बना रहा है। तो बोलता है कि हम इस रेज को तब तक ऊपर नीचे मूव कराते रहें। देखो, जैसे जैसे हम रेज को मूव कराएंगे, रेज अगर ऐसे रहेगा तो ये इंसिडेंट ऐसे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम मूव कराते, अगर रेज को हम ऐसे कर दें तो ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा, रेज बिल्कुल का बिल्कुल क्रॉस कर जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था, अगर मान लो ये ग्लास का स्लैब है, अगर मैं इसको बिल्कुल सामने से अगर जलाने की कोशिश करूँ, देखो रेज सीधा सीधा निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा एंगल देता हूँ, इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये हल्का मूव करके निकल रहा है ना। तो ये कंडीशन होती है। जब इसको मैं सीधा रखता हूँ, सामने रखता हूँ, तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा एंगल देके निकालता हूँ, ये देखो मूवमेंट आ रही है इसमें, थोड़ा सा आ रही है ना मूवमेंट, देख सकते हो आप। थोड़ा सा हल्का सा व्यू लो, बाकी मैं आपको एनिमेशन में दिखा दूंगा कैसे मूव कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये क्या हो गया? मूव हो गया। क्यों? क्योंकि डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयर मीडियम में जा रहा है, या वापस रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, बात वहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा हम रेस को किस पोजीशन में रखें, किस पोजीशन में रखें? आपको पता है ये वाला एंगल क्या है? डेविएशन एंगल है इसका। कितना डेविएट हो रहा है? इसको जाना कहाँ चाहिए था? इसको जाना चाहिए था कुछ इधर, लेकिन ये कहाँ चला गया? इधर चला गया। तो ये वाला एंगल क्या है? आपका डेविएशन एंगल है। तो स्नेल्स लॉ ने बोला कि ये वाला जो इंसिडेंट रे है, इसके डेविएशन ऐसा किस एंगल पे इसको रखें कि इसका डेविएशन कितना आ जाए? 90 डिग्री के आसपास आ जाए। इसका डेविएशन कितना आ जाए? 90 डिग्री के आसपास आ जाए। यानी उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, मान लो ये एंगल थीटा है ना, और इस एंगल को हम कितना चेंज कराएं, डेविएशन कितना दें ताकि ये एंगल कितना हो जाए, थीटा की वैल्यू कितनी पहुंच जाए? 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाए। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगी तो क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में, इसी में थोड़ा मैं बनाता हूं। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पहुंच जाएगी, इस रेस को मैं, इंसिडेंट रेस को क्या कर रहा हूं? आगे पीछे घुमा रहा हूं। घुमा के मैं किसको इस एंगल पे सेट कर रहा हूं कि ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ पहुँच जाए? 90 डिग्री पहुँच जाए। तो और रिफ्लेक्टेड रे को 90 डिग्री पहुँचाते हैं, जरा सा रिफ्लेक्टेड रे को हम 90 डिग्री पहुँचाते हैं। तो जब रिफ्लेक्टेड रे को आप 90 डिग्री पे कर दोगे कुछ ऐसा,
इस एंगल को, इस कंडीशन में ये रिफ्लेक्टेड रे और जो इसके बनने वाला एंगल है वो एंगल कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। उस एंगल को क्या बोलेंगे हम? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे? लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब कि इसको बोलते हैं कौन सा कोण, बता दूंगा अभी मैं, मुझे दिमाग पे भी नहीं आ रहा है। क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है, क्रांतिक कोण बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। तो जब क्रिटिकल एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए, यानी कि क्रांतिक कोण जो है आपका वो कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। क्रांतिक कोण आपका कितना हो जाए? 90 डिग्री के हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है? लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। कितना? टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट अब दूसरे मीडियम में नहीं जा रहा है, लाइट अब मीडियम को अपना चेंज नहीं कर रहा है। कहने का मतलब मेरा समझिएगा, जब मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि लाइट जिस मीडियम में है उसी मीडियम में ही प्रोपगेट करता रह जा रहा है, वो अपना मीडियम छोड़ नहीं रहा है। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा था? डेंसर मीडियम से पहले कहाँ जा रहा था? रेयर मीडियम में जा रहा था। लेकिन मैंने लाइट का एंगल बदलना चालू किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे एंगल मैंने लेना चालू किया। जैसे ही मैं एंगल बदल रहा हूँ वैसे वैसे उसका क्या हो रहा है? ये वाला एंगल भी, जो रिफ्लेक्टेड रे वाला एंगल है, ये भी बदल रहा है। ये इसको इधर मूव कर रहा हूँ तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। एक एंगल ऐसा सेट हो रहा है जिस एंगल पर ये बिल्कुल 90 डिग्री हो जा रहा है और अपने मीडियम पे ही क्या कर रहा है? अपने मीडियम के सरफेस पे ही पूरा का पूरा मूव कर जा रहा है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इस कंडीशन को, इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब ऐसा हो जाए, जब क्रिटिकल एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाए, क्रिटिकल एंगल कहने का मतलब क्रिटिकल एंगल कौन बनाएगा? हमेशा रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होगा रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा। जब रिफ्लेक्ट रे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जब क्रिटिकल एंगल यहाँ बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा? ये रे, रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल क्या हो जाएगा? इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल क्या मतलब? प्लेन में ही हो जाएगा, बिल्कुल सीधे में, है ना, प्लेन के सरफेस पे ही हो जाएगा। अब देखो, जैसे जैसे अब क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा इस कंडीशन में, जैसे जैसे अब क्रिटिकल एंगल बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी तुम्हारा क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। क्रिटिकल एंगल जितना बड़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? उतना ही बढ़ेगा। कैसे? देख लो। अब इसको मैंने यहाँ लगाया, यहाँ पे इस कंडीशन में था, मान लेते हैं। अब जैसे ही इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो वापस क्या होगा? अब ये एंगल यहाँ से मुड़ के कहाँ चला जाएगा? अब ये अंदर की तरफ घुसना शुरू कर देगा, कुछ ऐसे। फिर कहाँ चला जाएगा? थोड़ा सा एंगल और मूव कराते हैं, ये वाला लेते हैं थोड़ा सा, इसको अगर हम अब ऐसे कर देते हैं तो ये कहाँ जाएगा? ऐसे। सेम अगला देखते हैं, अगर इस वाले रेस को फिर हम यहाँ कर देते हैं तो फिर ऐसे। देख रहे हो आप? जा इधर से रहा है, निकल इधर रहा है, लेकिन ये ब्लू लाइन के नीचे वाला मीडियम कौन सा है? मीडियम तो सेम ही है, डेंसरी मीडियम है। अगर मैं ग्लास की बात करूँ तो ये ग्लास ही है, वाटर की बात करूँ तो ये वाटर ही है। ये चेंज नहीं हो रहा है। रेस क्या हो रही है? अपने ही मीडियम में घूम रही है। जब ये कंडीशन क्रिएट हो तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। यानी कि लाइट अपना मीडियम छोड़ नहीं रहा है, लाइट अपने मीडियम में ही पूरा का पूरा क्या कर रहा है? प्रोपगेट कर रहा है, एनर्जी को लूज कर रहा है। ये वाला कंडीशन कहलाता है क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका यूज़ कहाँ होता है सर? फिर आखिर इस चीज़ का यूज़ कहाँ होता है कि क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होने लगेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करने लगेगा, इफेक्ट में आने लगेगा। इस कंडीशन ये कहाँ यूज होता है? ये सारे के सारे यूज होते हैं कहाँ? आपके वेव प्रोपगेशन में। वेव प्रोपगेशन में कहाँ? आपके सिग्नल के ट्रांसमिशन में। कोएक्सियल केबल का आपने नाम सुना होगा, या ऑप्टिक्स फाइबर का नाम सुना होगा, केबल का, जो OFC भी जाते हैं, जिसमें ढेर सारे लाइट रेज ट्रेवल करते हैं। तो आखिर लाइट रेज ट्रेवल करते हैं तो वो छेद के बाहर क्यों नहीं निकल जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका एंगल ऐसा रखा जाता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? उसी लाइट के अंदर ही क्या करते हैं? प्रोपगेट करते रहते हैं और हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनका क्रिटिकल एंगल हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा रखा रहता है। और इफेक्ट कौन सा कहलाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफेक्ट कहलाता है। समझ में आया? इसके बारे में हम और अच्छे से देखेंगे किसमें? प्रिज्म जब देखेंगे, या फिर आप डायमंड ही लो ना। डायमंड को आप जब लाइट रोशनी देते हो उसके ऊपर तो वो शाइन करता है। क्यों शाइन करता है? क्योंकि उसके अंदर का क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर ऐसा होता है
कि उसके अंदर पे कई जगह पर एंगल क्या होता है 90 डिग्री से ज़्यादा बन जाता है, क्रिटिकल एंगल उसका 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और वो पूरा का पूरा चीज़ चमकने लगता है। रीज़न यही है डायमंड के शाइन होने का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लाइट जाती है तो लाइट अंदर ही क्या करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को फॉलो करती है, जिसकी वजह से डायमंड और ज़्यादा ब्राइटर दिखाई देता है, या और भी जो ब्राइटर मटेरियल होते हैं। क्यों? ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और ये कब एग्जिस्ट करता है? जब क्रिटिकल एंगल हमेशा क्या होगा, ग्रेटर दैन 90 डिग्री होगा, यानी क्रिटिकल एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए 90 डिग्री से, तब क्या एग्जिस्ट करेगा, आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी थे उसके बारे में मैंने डिस्कस किया आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में। अब मैं आपको रे डायग्राम बताने का प्रयास करूँगा मिरर्स पे, दर्पण पे, लेंस पे, तो फिर आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी कि आखिर कोई ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, उसका मिरर कैसे फॉर्म हो रहा है, आखिर वो मिरर डाइवर्ट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है काम, वो सब कुछ अब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। तो लाइट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पूरा का पूरा ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, कहीं से आपको इसको स्किप नहीं करना होगा। जिसने स्किप किया होगा वापस देख लेगा, और जिसने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए, वो ज़रूर देखेगा। ठीक है, और जिसने चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें बढ़ावा देता है कि ताकि हम ऐसे और वीडियो डालें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।